हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्ट्रेट लाइन का आज लास्ट पार्ट है। इसमें हम जितने भी स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट थे वो सारे हमने सीख लिए हैं। जो लास्ट पार्ट है वो आज ख़त्म हो जाएगा इसका, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, या तो एनसीईआरटी की बुक से प्रैक्टिस कर लेना, या फिर जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। एक एप्लीकेशन आपको बता रखा है, वहाँ से आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। चैनल पर उसकी वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। एप्लीकेशन कौन सा है, उसकी वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन आपको पता होगा। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन होती है तो उसमें एक तो एक्स वेरिएबल होता है, एक वाई वेरिएबल होता है, ठीक है। एक्स वेरिएबल होता है, वाई वेरिएबल होता है। एक्स के साथ मल्टीप्लाई में कुछ मिलेगा, वाई के साथ मल्टीप्लाई में कुछ मिलता है, प्लस कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये क्या होती है? आपकी एक जनरल इक्वेशन होती है। ए और बी जो होते हैं आपके जीरो नहीं हो सकते। अगर ए और बी जीरो हो गए तो ये चीज़ खत्म हो जाएगी, सी बचेगा। सी इक्वल टू जीरो, यानी सी भी नहीं है, फिर सी भी जीरो हो गया, तो फिर कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो होती है। अब इस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यानी जो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन थी उसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं, वो हम पढ़ेंगे। पहली फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होगा? अगर बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो है, ये जो बी की वैल्यू है अगर ये जीरो के बराबर ना हो, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। y की वैल्यू ये ax और ये c दोनों इक्वल टू के इधर जाएगा, ठीक है, और b से फिर डिवाइड कर देंगे तो y की वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है। अब ये किस तरीके की आ गई? जैसी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमने पढ़ी है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उस टाइप की आ जाएगी, ठीक है। तो x के साथ जो ये मल्टीप्लाई में, ये तो आपकी स्लोप हो जाएगी। इन दोनों को कंपेयर कर देंगे, ठीक है। c की जगह पे क्या आ जाता है? माइनस सी बाय बी। तो यहाँ पर आपको स्लोप मिल जाती है माइनस ए बाय बी, और जो आपका इंटरसेप्ट है वो माइनस सी बाय बी मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर b की वैल्यू जीरो हो जाती है, अगर b की वैल्यू जीरो पुट कर दें तो ए एक्स इक्वल्स टू माइनस सी बनेगा। ए एक्स इक्वल्स टू माइनस सी, ए एक्स इक्वल्स टू माइनस सी को सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू माइनस सी बाय ए आ जाएगी, विच इज़ अ वर्टिकल लाइन। एक्स की वैल्यू अगर आपको कुछ मिलती है, मतलब ये एक्स एक्सिस है, एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल्स टू अगर ए भी है तो ये वर्टिकल लाइन ही तो हुई। तो वही कहा है, एक्स की वैल्यू माइनस सी बाय ए है। ये क्या है? एक वर्टिकल लाइन है जिसकी स्लोप अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, एक्स एक्सिस ये सॉरी वाई है ये, अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाती है तो उसकी स्लोप क्या हो जाती थी? अनडिफाइन हो जाती थी, ठीक है। उसकी स्लोप क्या हो जाती थी? अनडिफाइन, क्योंकि ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, और 90 डिग्री का एंगल बनाएगी तो टेन थीटा की वैल्यू 1090 होती है। 1090 की वैल्यू क्या हो जाती है? आपकी अनडिफाइन हो जाएगी। तो जो भी लाइन वर्टिकल्स होंगी उनकी स्लोप क्या होगी? उनका ढाल। जो लाइन अगर सीधी है तो उसका ढाल क्या होगा? अनडिफाइन होगा, है ना। तो वही क्या है, उसकी जो स्लोप है वो क्या है? अनडिफाइन है। एक्स इंटरसेप्ट आपको मिल जाएगा माइनस सी बाय ए, ठीक है। तो ये फॉर्म थी, ठीक है। दूसरी फॉर्म है आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो है। यहाँ पर सी की वैल्यू जीरो नहीं होगी, ठीक है। सी की वैल्यू जीरो नहीं होगी, ठीक है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो है। यहाँ पर हमने क्या किया? इस प्लस सी को इधर लेके गए तो माइनस सी बना, ठीक है। माइनस सी बना, माइनस सी से फिर इसको और इसको दोनों को डिवाइड कर दिया, मतलब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया है। कैसे सॉल्व किया है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू माइनस सी। तो ए एक्स अपॉन माइनस सी आ गया, प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी आ गया, इक्वल टू 1। अब ये ए क्या हो जाएगा? यहाँ से हट के ये अपॉन में जा सकता है। ये बी क्या होगा? यहाँ से हट के अपॉन में जा सकता है। तो एक्स अपॉन माइनस सी बाय ए बन गया, वाई अपॉन माइनस सी बाय बी बन गया, इक्वल्स टू ए। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हट के नीचे ही जाएगा, क्योंकि माइनस सी बाय ए है। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाता है, तो वही काम किया है हमने। अब ये क्या बन गई? ये इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई है, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ये वाली जो वैल्यू होती थी, एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट होता है तो एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट ये बन गया, वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट ये बन गया। इस जनरल इक्वेशन से हमने इंटरसेप्ट फॉर्म बना दी, जिसमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट हमें दोनों पता चल चुके हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गई। अगर सी की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू जीरो होगा। अब जब ये आपके पास लाइन बनेगी एक्स इक्वल्स टू माइनस बी वाई, इस टाइप की एक्स इक्वल्स टू वाई करके आपकी कोई भी लाइन बने, इस टाइप की आपकी कोई भी लाइन बने, वो हमेशा देखो एक्स की वैल्यू जीरो रखो, वाई की वैल्यू जीरो रखो, सेटिस्फाई कर रही है। दैट मीन्स ऐसी इक्वेशन हमेशा ओरिजिन से पास होती है। तो दैट मीन्स ये इक्वेशन क्या बन गई है? ये ऐसी इक्वेशन बन गई है जो आपकी ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। और इसका क्या है? जीरो इंटरसेप्ट है एक्सिस पर। अब ये जो लाइन है आपकी, खुद देखो, अब जब कोई लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो ना तो ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है, ना वाई एक्सिस को कट कर रही है, तो यहाँ पर इंटरसेप्ट भी नहीं बनेगा। तो अगर ये सी की वैल्यू जीरो हो जाती है तो वो लाइन आपकी
ओरिजिन से पास होगी और उसका कोई भी इंटरसेप्ट नहीं बनेगा। ठीक है, ये दो फॉर्म थी, एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी। जनरल इक्वेशन से हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाई और इंटरसेप्ट फॉर्म बनाई। आगे आने वाले क्वेश्चंस में इनका यूज़ कैसे होगा वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही बता दूंगी। नेक्स्ट इसमें आपके पास आती है नॉर्मल फॉर्म। किसी भी लाइन की नॉर्मल फॉर्म हमने पढ़ी थी, उसके लिए पहले हमारे पास क्या होता था कि अगर कोई लाइन है ओरिजिन से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डालते थे, वो क्या कहलाता है, नॉर्मल। ठीक है, इसकी डिस्टेंस अगर ये इसकी लंबाई अगर p है और ये जो नॉर्मल है एक्स एक्सिस के साथ अगर ओमेगा एंगल बना रहा है, तो नॉर्मल इक्वेशन क्या, नॉर्मल फॉर्म क्या हो जाती थी किसी इक्वेशन की, ये हो जाती थी। ठीक है, अब हमें पता है जनरल इक्वेशन ये होती है, तो माइनस सी को हम इधर लेके गए। ठीक है, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, दोनों क्या है, सेम। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, कॉस ओमेगा, यहाँ पर क्या है ए। वाई का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है पी, और ये सी, ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू हैं। ठीक है, तो इनको दोनों को हम कंपेयर कर देंगे, तो हम इन दोनों को सॉल्व करके इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक्स का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट कॉस ओमेगा, तो ए अपॉन कॉस ओमेगा लिख दिया, बी अपॉन साइन ओमेगा माइनस सी अपॉन पी। फिर हमने ए अपॉन कॉस ओमेगा माइनस सी अपॉन पी को एक साथ रखा और इन दोनों को एक साथ रखा। जैसे ही हम इन दोनों को एक साथ रखते हैं तो क्या आएगा, कॉस ओमेगा की वैल्यू आएगी आपकी पी ए बाय सी माइनस ए पी बाय सी। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, साइन ओमेगा इधर चला गया तो बी पी आ जाएगा इधर, अपॉन में माइनस सी। तो ये साइन ओमेगा कॉस ओमेगा की वैल्यू हमें पता है, हमें पता होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा इक्वल्स टू 1 होगा। साइन ओमेगा की वैल्यू बी पी बाय सी, तो बी पी बाय सी का स्क्वायर कर दिया। ये उल्टे रखे गए, मतलब पहले मुझसे कॉस की वैल्यू रखी गई, बाद में साइन की वैल्यू रखी गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉस स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू ये रख दी, साइन स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू ये रख दी, इक्वल्स टू 1। तब हम इसे क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं क्या आएगा, ए स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ से पी स्क्वायर कॉमन ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनता है अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे आएगा। पी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन जाती है हमारी, पी की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाती है। तो पी की वैल्यू आपने ये निकाल ली है, पी इक्वल टू प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये पी की वैल्यू जो है हमें यहाँ पे रखनी होगी। ठीक है, पी की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस सी, सी से सी कैंसिल, और नीचे भी तो आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी से सी कैंसिल, तो ए ऊपर बचता है ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से साइन ओमेगा को भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास साइन ओमेगा और कोस ओमेगा की वैल्यूज़ ये आ जाती हैं। ठीक है, जैसे हम इन तीन फॉर्म के जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज़ें हमें बहुत ही आसानी से समझ आ जाएंगी। ये चीज़ सिर्फ थोड़ा सा आपको इंट्रो कराने के लिए थी। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन क्या आ जाती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 की नॉर्मल, इस इक्वेशन की नॉर्मल फॉर्म क्या है, एक्स कोस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल्स टू पी है। कोस ओमेगा की वैल्यू हमने निकाली है क्या, प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन ओमेगा की वैल्यू क्या निकाली है, प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और पी की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि अगर आपको कोई इक्वेशन ऐसे दे रखी है, ठीक है, उसकी नॉर्मल फॉर्म ये है, तो आप वहाँ पर कॉस ओमेगा साइन ओमेगा और पी की वैल्यू इन तीनों को यूज़ करके निकाल के इसमें पुट करके कर सकते हो। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस करने पर हमें ये चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी, क्योंकि मेन तो हमें एग्जाम में क्वेश्चन ही करना है। ये छोटा सा आपको एक इंट्रो देने के लिए था कि क्या होता है नॉर्मल। किसी लाइन के ऊपर ओरिजिन से डाला गया परपेंडिकुलर इज द नॉर्मल। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन दिस फाइंड इट्स स्लोप। अगर ये इक्वेशन है तो इसकी स्लोप क्या होगी, स्लोप का तरीका क्या होता है, ये है। दो तरीके बताती हूँ स्लोप निकालने का। अगर आपको इसका स्लोप निकालना है ना, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट करो, कितना आएगा, 3 माइनस 4 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, कितनी आएगी, माइनस 3 बाय माइनस 4 यानी 3/4। डी वाई बाई डी एक्स जो होता है ना, वही आपका स्लोप होता है। अगर आपको डिफ्रेंशिएशन आता है तो किसी भी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन यू विल गेट द, आपको क्या मिल जाएगी, स्लोप आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो आप ऐसे कर सकते हो, 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ से आप y को अलग कर लो, कितना आएगा, माइनस 3x माइनस 10 यानी 4y इक्वल्स टू 3x प्लस 10। किसको अलग करना है, y को अलग कर लो, y इक्वल टू 3/4 x प्लस 10/4। ठीक है, तो x के साथ अब ये किस फॉर्म का बन चुका है, mx प्लस c। अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना आता है तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो होती है वही आपकी स्लोप होगी। अगर वैसे नहीं करना है तो आप क्या करो, पूरी इक्वेशन में से y की वैल्यू निकाल लो।
और इक्वेशन को इस तरीके का बनाओ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जैसे इक्वेशन इस टाइप का बनेगा तो इसमें जो m होगा x के साथ जो मल्टीप्लाई में होगा, x के साथ जो मल्टीप्लाई में होगा वही आपकी क्या हो जाएगी, स्लोप हो जाएगी। ठीक है, आगे इसने कहा है x और y इंटरसेप्ट भी आपको बताने हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए किसी इक्वेशन में दोनों इंटरसेप्ट बताने हैं तो आपको क्या करना होगा, इंटरसेप्ट बताने का मतलब है आपको इक्वेशन को इस टाइप की फॉर्म में रिड्यूस करना होगा, इस टाइप की फॉर्म में बदलना होगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहला काम होगा x और y तो आपको इधर ही रखने हैं, इक्वल टू में ये जो चीज़ है इसको इधर लेके जाओ। फिर इधर क्या है 1, तो यहाँ पे बनाओ 1, ये बनाया हमने 1, -10 से दोनों को डिवाइड कर दिया, कांस्टेंट वैल्यू को राइट हैंड साइड में ले जाओ, फिर कांस्टेंट वैल्यू से दोनों साइड डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद ये आता है -3 फिर -3x/10 आया ये, प्लस 2/5y आया इक्वल टू 1। x और y का कोफिशिएंट क्या है 1, x और y के साथ ऊपर तो सिर्फ 1 है ना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 1। ये -3 यहाँ से हटाओ, इसके नीचे लिख दो, 2 यहाँ से हटाओ, इसके नीचे लिख दो, तो x/-10/3 बनता है, प्लस y/5/2 बनता है इक्वल टू 1। अब ये इक्वेशन आप देख सकते हो, ये जो इक्वेशन बनी है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 के जैसी बन चुकी है। a की जगह पे कौन है ये, b की जगह पे कौन है ये आपका x के नीचे जो होगा वो x इंटरसेप्ट कहलाएगा, y के नीचे जो होगा वो y इंटरसेप्ट कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या बन चुकी है, इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, मतलब ओरिजिन से x एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस चली गई है, ओरिजिन से y एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस चली गई है। ठीक है, ये पूरी लाइन की इक्वेशन है, ये x पर एक्सिस पर चली हुई डिस्टेंस है, y एक्सिस पर चली हुई डिस्टेंस है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन में इंटरसेप्ट्स निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, रिड्यूस द इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म, ये आपको दे रखी है, इसको किस में बदलना है, नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल्स टू p। देखो इस इक्वेशन को जो जनरल इक्वेशन होती थी x प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर कर दो, a की वैल्यू √3, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -8 आ जाती है। ठीक है, इसलिए इस तरीके से इसलिए करा रही हूँ क्योंकि टाइम मेरे पास कम है, तो टाइम कम कंज्यूम होता है। ठीक है, जो चीज़ समझाने की होती है मैं अलग से करके समझा देती हूँ। ठीक है, तो a b c की वैल्यू आपको मिल चुकी है। √a² प्लस b² की वैल्यू आप निकाल लो। √a² प्लस b² की वैल्यू आती है √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज़ 2 आ जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, जो हमारी इक्वेशन 1 है, जो हमारी ये इक्वेशन है, इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। इसको जैसे ही हमने 2 से डिवाइड किया, √3/2x प्लस y/2 इज इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो 4। ठीक है, √3/2 x के साथ नॉर्मल फॉर्म में देखो, x के साथ cos ओमेगा होना चाहिए, y के साथ sin ओमेगा, है ना। तो अब ये देख लो x के साथ जो ये है √3/2, ये किसकी वैल्यू होगी, cos 30 की। y के साथ जो 1/2 है वो किसकी वैल्यू है, sin 30 की। ठीक है, एंगल दोनों में सेम बनना चाहिए, ये नहीं कि दोनों में एंगल बदल दिया। √3/2 और 1/2 की ऐसी वैल्यू रखनी है कि इधर cos में बने, इधर sin में बने, x के साथ cos में बने, y के साथ sin में बने। ठीक है, तो cos 30 और sin 30 मैच कर रहा है, तो यहाँ से इक्वेशन बन जाती है x cos 30 y sin 30 इक्वल्स टू 4। ये आपकी नॉर्मल फॉर्म बन जाती है, ओमेगा 30 है, p जहाँ पर आपका 4 है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, सिर्फ इतना सा काम हमें करना होता है नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए, जितना पीछे पढ़ाया गया है चाहे तो आप ऐसे निकाल लो। ठीक है, कि cos ओमेगा और sin ओमेगा की वैल्यू हमने कैसे निकाली थी, देखो cos ओमेगा की वैल्यू के लिए हम प्लस ABC तो हमें जनरल इक्वेशन से पता चल जाएंगे। cos ओमेगा के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस माइनस a/√a² प्लस b², sin ओमेगा के लिए प्लस माइनस b/√a² प्लस b², और p की वैल्यू के लिए प्लस माइनस c/√a² प्लस b²। अगर आप कंपेयर करके ABC की वैल्यू निकाल लेते हो तो डायरेक्ट इस इक्वेशन में cos ओमेगा, sin ओमेगा और p की वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हो। अदरवाइज अगर आपको नहीं ये सब करना है तो सिंपल कुछ नहीं करना है, कोई भी इक्वेशन आपको दी गई होगी, क्या करना है, x² का कोफिशिएंट लेना है, y² का कोफिशिएंट लेना है। ठीक है, √3 और 1 उनका स्क्वायर करना है और उनको ऐड करना है, ऐड करने के बाद उनका रूट ले लेना है। ठीक है, ये चीज़ निकालनी है, मतलब इससे आपको क्या करना है, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद इस टाइप की आपकी फॉर्म बन के आएगी। अब ये जो है x के साथ ये जो मल्टीप्लाई में, y के साथ ये जो मल्टीप्लाई में आ रहा है 1/2, इन दोनों को आपको इस तरीके से रखना है कि x के साथ तो cos में वही एंगल हो और y के साथ sin में वही एंगल हो, वही आपकी नॉर्मल फॉर्म बन के आ जाएगी बस। और ओमेगा और p की वैल्यू आप वहाँ से बता दोगे, यही काम है इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, टाइम मेरे पास कम है तो इसलिए मैं सोच रही हूँ इसी तरीके से करा दूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, जो मेन पॉइंट है वो आपको समझा देती हूँ। ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दोनों के बीच का एंगल निकालना है।
अब एंगल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होती, स्लोप चाहिए होती थी। तो y इक्वल टू हमने इसको कैसे लिख लिया, y इक्वल टू √3x + 5 ऐसे लिख लिया। अब ये जो वैल्यू होती है x के साथ मल्टीप्लाई में होता है, ये क्या होता है, m। क्या होता है ये, इसको हमने कंपेयर कर दिया इससे। m जो होती है वही स्लोप होती है, तो x के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, √3। इस इक्वेशन की हो गई √3। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो दूसरी हमारे पास 1/√3 आ जाती है, तो दोनों की स्लोप आ गई। जैसे ही हमारे पास स्लोप आ जाती है, स्लोप आने के बाद हम क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू m2 - m1 / 1 + m2 m1 m2। ये होता है किसी भी दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। m2 m1 की वैल्यू रखी, m2 की वैल्यू ये थी, m1 की वैल्यू ये थी, रखी, सॉल्व की, मोड में ही सॉल्व करते गए। सॉल्व करने के बाद मोड में क्या आ जाती है वैल्यू, 1/√3। tan थीटा की वैल्यू कितनी आई, 1/√3, ठीक है, 1/√3 आई। 1/√3 tan 30 की वैल्यू होती है, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 है। तो यानी दोनों के बीच में बनने वाला कोण कितना है, 30 है। लेकिन एक चीज़ और समझने की है, अगर आपने दो लाइन ऐसे बनाई हैं और जो आप आंसर निकालोगे ना इस तरीके से मोड़ करके निकाला, उसमें कितना आएगा एंगल, 30 आ गया है। इन दो लाइंस के बीच में एक एंगल तो ये बन रहा है 30, बट अगर ये वाला एंगल देखा जाए तो ये भी तो फर्स्ट L1 ये है, L2 ये है, L1 L2 ये है ना, L1 L2 के बीच में ये भी तो एंगल बन रहा है। तो ये कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा आपका 180 - 30। तो जब भी आप एंगल निकालोगे ना, या तो आपको ये काम करना होगा कि इस मोड की दो वैल्यू लो। लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमने क्या था, इस मोड की दो वैल्यू ले ली थी। एक बार इसको tan थीटा इक्वल्स टू एक बार इसको हमने पॉजिटिव रखा था, tan थीटा इक्वल्स टू एक बार इसको हमने नेगेटिव रखा था, तो आपको दो वैल्यू मिलनी थी। या फिर आप क्या करो, एक ही वैल्यू इसे मोड में रख के पॉजिटिव वैल्यू के साथ ही सॉल्व करो। tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3 आया, थीटा की वैल्यू 30 आई। दूसरा एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, एक एंगल आपका ये आएगा, दूसरा एंगल आ जाएगा आपका 180 में से इसको माइनस कर देंगे तो दूसरा एंगल आपको मिल जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि अगर दो लाइन है तो दो लाइन के बीच में एक एंगल छोटा होगा, दूसरा एंगल बड़ा होगा। L1 L2 के बीच में ये भी बन रहा है और L1 L2 के बीच में ये भी बन रहा है, ठीक है। दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी दोनों का सम 180 होता है। तो बस पॉजिटिव वैल्यू लो, पॉजिटिव वैल्यू लेने के साथ आपका छोटा एंगल बन जाएगा। छोटा एंगल जैसे ही निकलेगा 180 में से उसे माइनस कर देना तो बड़ा एंगल भी मिल जाएगा। तो दो एंगल बनते हैं, है ना, दो लाइंस के बीच में क्या बनते हैं, दो एंगल बनेंगे, वो हमें मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या आती है, अगर दो लाइन पैरेलल है, इस टाइप की लाइन है जो जनरल इक्वेशन है उस टाइप की, अगर कोई दो लाइन्स है, अगर दोनों पैरेलल हैं तो a1/a2 x के जो कोफिशिएंट है उनको हम ऊपर नीचे लिख सकते हैं और y के जो कोफिशिएंट है उनको ऊपर नीचे लिख सकते हैं। अगर पैरेलल है तो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 होता है। अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर में क्या होगा, a1 × a2 प्लस b1 × b2 इक्वल्स टू 0। ये दो कंडीशन याद रखना। अगर पैरेलल है तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2, यानी x के कोफिशिएंट को डिवाइड कर दो, y के कोफिशिएंट को डिवाइड कर दो, इक्वल आएगा, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर है तो a1 × a2 x के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कर दो प्लस y के कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल्स टू 0 आना है, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, अच्छे से समझ लेना इस क्वेश्चन को। एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो परपेंडिकुलर है इस लाइन के, मतलब ये लाइन है, लाइन की इक्वेशन है, इस इक्वेशन ऑफ लाइन के परपेंडिकुलर एक दूसरी लाइन है जो हमें निकालनी है और वो लाइन पास हो रही है 1 - 2 से। आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है, वैसे है नहीं, ये है, ये इक्वेशन हमें दे दी, ये इक्वेशन हमें, ये लाइन दे दी, लाइन नंबर 1, इसकी इक्वेशन हमें ऑलरेडी गिवन है, लेकिन उसने कहा है कि इस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन बनेगी उसकी हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। और ये जो लाइन है ये किसी पॉइंट से जा रही है जिसकी वैल्यू है 1 - 2। ये पॉइंट यहाँ नहीं आएगा, कहीं और आएगा इसमें, लेकिन मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, ठीक है। ये लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है, ठीक है। तो इसकी स्लोप, जब ये लाइन है तो इसकी स्लोप अगर मुझे पता है तो मैं इसकी स्लोप निकाल सकती हूँ, क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा, ठीक है। तो पहली लाइन ये थी, इसकी स्लोप हम निकाल सकते हैं, चाहे तो आप इसको डिफरेंशिएट करो, dy/dx की वैल्यू निकालो, वो आपको स्लोप मिल जाएगी। या फिर इसको y = mx + c के रूप में लिखो, y = mx + c के रूप में लिखो। x की वैल्यू 1/2 आती है, ठीक है। सारे ग्रेजुएट हो, सबको पता है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके y की वैल्यू निकालो, y = mx + c, m की वैल्यू कितनी आती है 1/2। तो दैट मीन्स इस इक्वेशन की स्लोप की, इस लाइन की इक्वेशन की स्लोप क्या है 1/2, इस लाइन की स्लोप 1/2। अब हमें पता चल चुका है जो हमें लाइन दी गई है उसकी स्लोप क्या है
इसकी स्लोप अगर 1/2 है और इसकी स्लोप अगर m है, एक की स्लोप 1/2 है, दूसरी की स्लोप अगर m है और दोनों लाइन परपेंडिकुलर, तो ये कंडीशन लगेगी। तो m की वैल्यू कितनी आ जाती है? -2। मतलब जो दूसरी लाइन है ये जो लाइन नंबर 2 है, ये वाली जो लाइन है, इसकी स्लोप क्या होगी? -2। और उसने क्वेश्चन में दिया है कि ये जो दूसरी लाइन है ये 1 -2 पॉइंट से जा रही है ना। अब आपको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो क्या है, जिसकी स्लोप आपको पता है -2 है और ये जो लाइन है ये 1 और -2 पॉइंट से जा रही है। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? अगर आपको स्लोप और पॉइंट पता हो, स्लोप पॉइंट फॉर्म हमने पढ़ा है, अगर स्लोप पता हो, पॉइंट पता हो, तो उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? y - y0 इक्वल्स टू mx - x0। y0 हो गया आपका -2, x0 हो गया 1, ठीक है, m की वैल्यू -2। इसको आपको सॉल्व करना है, आपको इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो यही खाता है इस क्वेश्चन, बहुत इजी है। जो मेन कंसेप्ट था वो मैंने इसका समझा दिया। सॉल्व करना, आप लोग ग्रेजुएट हो, आपको आता होगा इतना, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, मतलब ये एक लाइन दी है, इसकी स्लोप निकालो। जो लाइन आपको निकालनी है वो इसके परपेंडिकुलर है, यानी इसकी स्लोप पता है तो दूसरी की स्लोप क्या हो जाएगी? m2 मान लेंगे, दोनों को मल्टीप्लिकेशन -1 होना चाहिए, तो हमें दूसरी लाइन की स्लोप पता चल जाएगी। और हमें पता है जो दूसरी लाइन है वो इस पॉइंट से जा रही है, तो m पता चल गया स्लोप और इस पॉइंट से जा रही है। तो ये हमने क्वेश्चन पढ़ी है y - y0 इक्वल्स टू mx - x0। x0 y0 वो पॉइंट है जिससे ये लाइन जा रही है और m इसकी स्लोप। तो वैल्यूज़ रख के हम इसे सॉल्व करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ये कोई लाइन है, ठीक है, डिस्टेंस निकालनी है इस पॉइंट से। जब भी कहेगा किसी पॉइंट से किसी लाइन की डिस्टेंस निकालनी है, दैट मीन्स वो डिस्टेंस आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगी। इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है, तो यानी इस पॉइंट से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगी, ठीक है। अब इस पॉइंट से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है और इक्वेशन जो है इस लाइन की आपको इस टाइप की गिवन होगी। तो आपको क्या करना है, जो पॉइंट आपको पता है, जिस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है, x1 y1 उसको माना है, तो x1 y1 यहाँ पे रखो, ठीक है। ax1 प्लस by1 प्लस c इसको रखो मोड में, अपॉन x का जो कोफिशिएंट है, y का जो कोफिशिएंट है, उनका स्क्वायर इंटू अंडर रूट। ये आपको सॉल्व करना है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट जब भी निकालना होगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन आपको एक बता देती हूँ, देखो कैसा क्वेश्चन है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, इस पॉइंट से इस इक्वेशन की डिस्टेंस निकालनी थी, तो हमें क्या करना होगा, जो पॉइंट दे रखा है ना, फॉर्मूला भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, d इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला है, याद कर लो तो ठीक है, नहीं होता तो भी ठीक है। ये पॉइंट है 3, x की जगह पे रखो 3, -5 y की जगह पे रखो -5, और इस पूरे को रख दो फिर मोड के अंदर, अपॉन में x के साथ और y के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर -4 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर और उसका करो अंडर रूट, और ऊपर वाली चीज़ सॉल्व कर दो, अपॉन में ये सॉल्व करके आया 3/5। दैट मीन्स इस पॉइंट से इस लाइन की जो डिस्टेंस है वो 3/5 होगी। सॉल्व करना बहुत ही इजी है, उस पॉइंट को इसमें रखना है बस, और नीचे x का स्क्वायर प्लस y, x और y के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके अंडर रूट कर देना है, ठीक है। तो वो आपकी क्या निकल जाती है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स, दो लाइंस है, दोनों पैरेलल हैं, अगर दो लाइंस जा रही हैं, दोनों ही पैरेलल हैं, तो उनके बीच की जब भी डिस्टेंस पूछेगा तो वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगी। पहली लाइन थी y = mx + c2, दूसरी लाइन थी y = mx + c1। इनके बीच की अगर डिस्टेंस निकालनी है तो क्या करना होगा, c1 - c2, c1 जो कांस्टेंट है ना, ये जो c होती है ना, ये ओरिजिन से इस लाइन की डिस्टेंस ही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो c1 है ना, ओरिजिन से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये जो c2 है ये ओरिजिन से दूसरी लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, c1 - c2 अपॉन में अंडर रूट। अगर आपको इन दोनों, क्योंकि अगर कोई दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप सेम होती है। अगर आपको स्लोप पता है तो 1 + m² का अंडर रूट करके लिख दो, ठीक है। अगर आपको स्लोप नहीं पता है और आपको जनरल फॉर्म दी गई है इक्वेशन की, ये तो था तब जब स्लोप पॉइंट फॉर्म दी गई हो, ठीक है, स्लोप पॉइंट फॉर्म दी गई हो, स्लोप वाली फॉर्म दे रखी हो, तब तो हम क्या करेंगे, c1 - c2 करेंगे उसका मोड, और नीचे अगर हमें m की वैल्यू पता है, स्लोप पता है, तो अंडर रूट 1 + m² लगा देंगे। लेकिन अगर हमें स्लोप नहीं पता और जनरल इक्वेशन दे रखी है x + by + c1 x + by + c2, क्योंकि दोनों इक्वेशन कैसी हैं, पैरेलल हैं। पैरेलल, जब भी कोई दो लाइन पैरेलल होती है ना, तो सिर्फ ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ये चेंज होती है। x के साथ जो मल्टीप्लाई में होगा वो दोनों में सेम होगा, y के साथ जो मल्टीप्लाई में होगा वो भी दोनों में सेम होता है, ठीक है।
ये चेंज होती है जब भी दोनों पैरेलल लाइंस होती हैं। तो क्या करोगे, अगर इस टाइप की फॉर्म दे रखी हो तो C2 माइनस C1 या C1 माइनस C2 का मोड अपॉन x और y के साथ जो मल्टीप्लाई में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर उसका अंडर रूट कर देना है। तो ये थी आपकी क्या, जब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, स्लोप पता हो तो अलग लगाना है, ये पता है तो अलग लगाना है। अब इस क्वेश्चन में दे रखा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइन थी, एक ये, तो इसमें जब भी दो लाइंस पैरेलल होती है तो x का कोफिशिएंट जो होगा दोनों इक्वेशन में सेम होगा, y का कोफिशिएंट जो होगा दोनों में सेम होगा। ठीक है, बस ये चीज़ आपकी चेंज होती है। तो डिस्टेंस इन दोनों के बीच की निकालनी है, दैट मीन्स इन दोनों लाइंस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कहेगा ना तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही शॉर्टर डिस्टेंस होती है दो लाइंस के बीच की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 7 माइनस 5 अपॉन में x के साथ जो मल्टीप्लाई में उसका स्क्वायर प्लस y के साथ जो मल्टीप्लाई में है उसका स्क्वायर, कितना आएगा 2 अपॉन, इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो 5 आता है, ये डिस्टेंस आती है आपकी इतनी। ठीक है, तो इसमें जिस तरीके से हम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सकते थे इसके फॉर्मूलेस को, उस तरीके से मैंने बताया है। थोड़ा स्पीड थोड़ी फास्ट रही है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स जल्द से जल्द हो जाए, इस वजह से थोड़ा इस तरीके से मैं जल्दी पढ़ाने की वजह से ऐसा कर रही हूँ। ठीक है, तो जो मेन पॉइंट है वो आपको समझा दिया है, और एनसीईआरटी से आप प्रैक्टिस ज़रूर करो, एक बार तो एनसीईआरटी से गो थ्रू हो जाओ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। और एक एप्लीकेशन आपको बताया, वहाँ से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है।